BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। दिल्ली में अफ्रीकी बाशिंदों के साथ तशद्दुद के वाक़यात, हुकूमत कहती है ये नस्ली तासुब नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मुझे लगता है कि बहुत दुख की बात है कि भारत सरकार रेसिज्म को देख के कह रही कि रेसिज्म नहीं है। इससे जो समस्या हल नहीं होगी। अफगानिस्तान का कीमती पत्थर संगे लाजवर्द मुल्क में खुशहाली के बजाय जंग की आग भड़काने में इस्तेमाल हो रहा है। और चीन की नजरें अब समंदर की अथाह गहराइयों पर। चीनी साइंसदान ऐसी आबदोज बना रहे हैं जो समंदर में वहां तक जाएगी जहां अब तक कोई नहीं गया। इंडिया में रहने वाले सियाह-फाम अफ्रीकी बाशिंदों का कहना है कि उन्हें उनके रंग की वजह से नस्ली तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली में ही गुज़श्ता चंद हफ्तों में सियाह-फाम अफ्रीकियों के खिलाफ तशद्दुद के कई वाक़यात पेश आए हैं। ऐसे ही एक वाक़े में एक नौजवान की हलाकत के बाद अफ्रीकी ममालिक ने इंडिया में यौम अफ्रीका के मौके पर होने वाली तक़रीबात का बॉयकॉट करने की धमकी दी थी। इंडियन हुकूमत का कहना है कि ये हमले अफसोसनाक हैं और कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन्हें नस्ली तासुब से मंसूब नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली से सुहेल हलीम। यहाँ सियाह-फाम अफ्रीकी अपनी ही छोटी सी दुनिया में रहते हैं और इसमें भी आजकल हलचल मची हुई है। कैमरे के सामने आकर बात करने के लिए आसानी से कोई तैयार नहीं। डेविड यूसुफू ज्यादातर वक्त अपनी दुकान में ही गुजारते हैं। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं। उनका कहना है कि मसला उस वक्त पैदा होता है जब आप बाहर जाएं। बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन अमीके के तजुर्बात जरा मुख्तलिफ हैं। हम मुकामी जबान नहीं समझते, इसलिए लोग हमें जरा सी बात पर गालियां देते हैं। हमारी जिल्द का रंग फर्क है, खून का नहीं। करीब ही ओला जेसन की दुकान है। उनका दर्द उनकी आंखों से छलक रहा है। हम दुकान पर कुछ खरीदने जाएं तो दुकानदार हमसे बचते हैं। हमारा रंग देखकर ही उन्हें लगता है कि ये खराब आदमी है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी के भी दो पहलू हैं। ये बाहर की दुनिया की एक झलक है। इनसे कोई पर्सनल वो नहीं है, दुश्मनी कि भाई काला आ गया तो उसको देख के चिढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि तो वो रात को ज़्यादा हड़दंग करते हैं, फिर न्यूड घूमते हैं, वो फिर नशा करते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं। रात को नींद हराम होती है लोगों को छत पे देखते क्या हो रहा है। मतलब उनके कल्चर में हमारे कल्चर में दिन रात का फ़र्क है। हुकूमत नस्ली तासुब के मुज़मिरात समझती है। वो अफ्रीकी ममालिक को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकती। इसलिए हुकूमत ने नस्ली तासुब के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए सियाह-फाम अफ्रीकी बाशिंदों को मुकम्मल सिक्योरिटी का यकीन दिलाया है। We will also deepen India-Africa partnership. ये इस कहानी का सियासी पहलू है। इंडिया अफ्रीका में अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दौड़ में चीन उससे कहीं आगे है। सियाह-फाम लोगों की दुनिया में तो किसी को शुबा नहीं कि वो नस्ली तासुब का शिकार है। बाहर की दुनिया हालिया वाक़यात के लिए उनके तरीक़े ज़िंदगी को जिम्मेदार ठहराती है। नस्ली तासुब या सिर्फ कल्चर का टकराव, बहस अभी जारी है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। हुकूमत की हिदायत के बाद अब पुलिस सियाह-फाम अफ्रीकियों से राब्ता कर रही है। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के बाद गुज़श्ता हफ्ते अफ्रीकी बाशिंदों ने अपना एक मुज़ाहरा मुलतवी कर दिया था। दिल्ली में नामानिगार सुहेल हलीम ने इस पूरे मसले पर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शिवम विद से पूछा कि ये नस्ली तासुब है या कल्चर का टकराव। नहीं, शायद दोनों हैं, और रेसिज्म भी अपने आप में कल्चर का टकराव है। अगर मुझे आपका रेस नहीं पसंद है, अगर मुझे आपका काली चमड़ी नहीं पसंद है, तो उसको भी मैं कल्चरल टकराव कह सकता हूँ। ये जो हम कहते हैं कि अफ्रीकी ड्रग्स करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, ये सारे अफ्रीकी, ये एक बहाना है हमारी रेसिज्म को जस्टिफाई करने का भी। क्योंकि हम रेसिस्ट हैं
तो हम कहते हैं कि नहीं हम रंग की वजह से नहीं कह रहे हैं, वो ड्रग्स कर रहे हैं, वो प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं। लेकिन अगर वही गोरे काम करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि सारे यूरोपियन, सारे अमेरिकी ऐसे होते हैं, हम तो उसको इंसान की तरह देखते हैं। अच्छा, लेकिन इस बात से क्या आप इनकार कर सकते हैं कि ज़्यादातर ब्लैक अफ्रीकन्स जो इंडिया में रहते हैं वो थोड़े से ज़रा गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ऐसी जगह जाकर रह पाते हैं जैसे देहात हैं या थोड़ी सी कॉन्ज़र्वेटिव कम्युनिटीज़ हैं, पुरानी सोच रखने वाली आबादियाँ हैं, उसका भी फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये बात सही है कि वो ऐसी आबादी में अगर रहते हैं जहाँ की थोड़ा पे मिडिल क्लास या गांव का एरिया है, तो वहाँ पे कंजर्वेटिव सोसाइटी थोड़ा सा एक क्लैश हो जाता है। लेकिन उन्हीं आबादी वाले जगहों में यदि गोरे जाके रहे ना तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, गवर्नमेंट के नज़रिए को आप किस तरह देखते हैं? सुषमा स्वराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत कंसर्न्ड हैं इन इंसिडेंट्स के बारे में, लेकिन उनका ये कहना था कि ये नस्ली तासुब के केसेस नहीं थे, यानी रेसिज्म इन्वॉल्व नहीं था। मुझे लगता है कि बहुत दुख की बात है कि भारत सरकार रेसिज्म को देख के कह रही कि रेसिज्म नहीं है। इससे जो समस्या हल नहीं होगी। जो प्रॉब्लम अगर सॉल्व होगी तो उसको आपको मानना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है। जहाँ यहाँ तक कि अफ्रीकी डिप्लोमेट तक रेसिज्म फेस करते हैं। अफ्रीकी डिप्लोमेट नेहरू पार्क में डिप्लोमेटिक एनक्लेव में घूम रहा था, बच्चे चिल्ला रहे थे उसको मंकी मंकी। तो जब अफ्रीकी डिप्लोमेट खुद सड़क पे रेसिज्म फेस कर रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि रेसिज्म के ये हादसे नहीं हैं, खाली ऐसी मारपीट हो गई? क्योंकि अगर आप ये मारपीट के हादसे हटा भी दें तब भी आप देखेंगे कि आम तौर पे सड़क पे, बस पे, मेट्रो में जो अफ्रीकी दिन भर उसको लोग कह रहे हैं हबशी, काला, बंदर, तो कैसे कह सकते हैं कि रेसिज्म के हादसे नहीं है? गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वो अवेयरनेस कैंपेन्स या बेदारी की मुहिम चलाएगी, सेंसिटाइज करेगी लोगों को। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो कैंपेन्स होते हैं वो किस हद तक काम कर पाते हैं, मसले से निपटने में किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि रेसिज्म के खिलाफ और जो चमड़ी का रंग देख के भेदभाव किया जाता है उसके खिलाफ तो कैंपेन बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे अफ्रीकी मेहमानों के लिए बल्कि हमारे खुद के लिए। हमारे देश में हम आपस में भेदभाव करते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि गोरा बच्चा चाहिए, गोरी लड़की चाहिए, गोरे को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो स्किन क्रीम का गोरे करने का जो कल्चर है, हमें अफ्रीकी मेहमानों के लिए, अपने खुद के लिए हमको एक कैंपेन की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि कैंपेन बहुत सक्सेसफुल होगा। प्रधानमंत्री मोदी यदि मन की बात में बोलें कि ये जो रंग का भेदभाव है ये बंद करो और अफ्रीकी मेहमानों को मेहमान की तरह रखो, अपने घर बुलाओ, तो मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। शिवमविद से सुहेल हलीम ने बात की। और अब कुछ दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र। तुर्क हुकाम का कहना है कि इस्तांबुल के वस्ती इलाके में होने वाले धमाके में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक रिमोट कंट्रोल से किया जाने वाला यह धमाका मंगल की सुबह शहर के मसरूफ़ इलाके बेसित चौक के करीब हुआ और इसका हदफ एक पुलिस बस थी। तफसील के साथ ग़ज़नफ़र हैदर। ये धमाका इस्तांबुल में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:40 पर बेज़ित चौक के नज़दीक हुआ। धमाका उस वक्त हुआ जब एक पुलिस वैन सड़क के किनारे खड़ी एक कार के पास से गुजरी। कार के अंदर बम नस्ब था जो कि पुलिस वैन के करीब पहुंचने पर फटा। इस धमाके में 7 पुलिस एहलकार और 4 शहरी हलाक हुए, जबकि कम से कम 36 जख्मी हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। धमाके से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। करीब ही वाक़ 16वीं सदी के सल्तनत उस्मानिया के ज़माने की मस्जिद भी इसकी जद में आई। तुर्की में कुर्द अलहदगी पसंदों और हुकूमत के दरमियान कशीदगी और हमसाय मुल्क शाम में जारी तनाज़े की वजह से पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ है। इन हमलों में पुलिस को भी निशाना बनाया जाता रहा है और गुज़श्ता माह भी गाज़ी अंतब नामी शहर के अहम पुलिस स्टेशन के पास एक बम धमाका हुआ था, जिसमें एक शख्स हलाक और 14 ज़ख्मी हुए थे। गुज़श्ता बरस से अब तक होने वाले धमाकों का ताल्लुक या तो कुर्द मिलिशिया से रहा है या फिर दौलत इस्लामिया ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। जबकि हाल ही में शिद्दत पसंद तंजीम PKK के सरबराह ने BBC से बात करते हुए कहा था कि वो तुर्क हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना ऑपरेशन मज़ीद तेज़ कर देंगे और लड़ाई शहरों तक ले जाएंगे। ग़ज़नफ़र हैदर, BBC न्यूज़। बांग्लादेश की मशरक़ी रियासत झनाइडा में एक हिंदू पंडित को हलाक कर दिया गया है। 70 बरस के आनंद गांगुली पर हमला करके उनके सर को तन से अलग कर दिया गया। मुल्क में हालिया हलाकतों के वाक़यात की ज़्यादातर जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने कबूल की है, लेकिन हुकूमत दौलत इस्लामिया के वजूद से इनकार करती है और हिज़्ब इख्तिलाफ और मकामी शिद्दत पसंद तंजीमों पर इल्ज़ाम आयद करती है।
ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी साहिली इलाकों में आने वाले तूफ़ान से अब तक 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। तूफ़ान की वजह से दरियाओं से पानी बाहर आ गया है और दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं, जबकि मुल्क के मशरक़ी साहिली इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। और बरतानवी साइंसदानों ने एक नया ब्लड टेस्ट शुरू किया है जो कि डॉक्टरों को मरीजों में डिप्रेशन के इलाज के लिए दवा का इंतखाब करने में मदद देगा। किंग्स कॉलेज लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले मुहक्किकीन ने अब तक 140 मुख्तलिफ लोगों पर ये टेस्ट किया है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, अफगानिस्तान का कीमती पत्थर मुल्क में खुशहाली के बजाय बदहाली का बायस। और चीन की नई आबदोज समंदर की उन गहराइयों तक जाएगी जहां कोई नहीं जा सका। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। अफगानिस्तान में तालिबान समेत कई मुसल्लह ग्रोह मुल्क के मादनी वसाइल को लूट रहे हैं और इससे हासिल होने वाली आमदनी से जंगी साजो सामान हासिल कर रहे हैं। गैर सरकारी तंजीम ग्लोबल विटनेस की तहकीक के मुताबिक अफगानिस्तान में पाए जाने वाले कीमती पत्थर लाजवर्द की फ़रोख्त से 2 बरसों में $30 मिलियन कमाए गए हैं। एक जंग ज़दा मुल्क का ये असासा अवाम की तरक्की के बजाय उनकी तबाही के लिए इस्तेमाल हो रहा है। काबुल से जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ज़ियाद ज़फ़र। अप्रैल में काबुल में होने वाले इस बम धमाके ने 60 इंसानों की जान ली और इस हमले का ताल्लुक इस चीज़ से हो सकता है, संगे लाजवर्द। इसे हज़ारों बरस से इस्तेमाल और यहाँ अफ़गानिस्तान में बरामद किया जा रहा है। इस ख़जाने से अफ़गान लोगों को महरूम करने की कहानी एक मजबूत सबूत भी है कि बदउनवानी किस तरह अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुँचा रही है। जिस इलाके से इसे निकाला जा रहा है वो ख़ुद भी इस पत्थर की तरह खूबसूरत है। इस ख़जाने को 6000 साल से भी ज़्यादा अरसे से इन्हीं पहाड़ों से निकाला जा रहा है, लेकिन अब यहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं है। ये फुटेज BBC ने 20 साल पहले बनाई थी, लेकिन अब तक कुछ ख़ास तब्दीली नहीं आई है। बल्कि जंगजू सरदार अब्दुल मालिक, जिनसे BBC ने उतने साल पहले मुलाकात की थी, अब कानों के इस पूरे कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज हैं। उनकी ताकत का इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत के सीनियर अहलकार भी कैमरे के सामने बात करने से कतराते हैं, लेकिन वो ये तस्दीक करते हैं कि अब्दुल मालिक ने कानों पर बज़ोर ताकत कब्ज़ा किया हुआ है और वो इन कीमती पत्थरों को मुल्क से बाहर स्मगल कर रहे हैं। The mine is under his control. There are his people. कान उसके कंट्रोल में है और वो पुलिस या फौज को करीब आने नहीं देता। वो ये सब कुछ खुद चलाता है। और तालिबान? जी हाँ, उनको भी अपना हिस्सा मिलता है, वरना लड़ाई जारी होती। अफगान सदर को भेजा जाने वाला एक खुफिया मेमो BBC को मिला है जो अफगान एहलकार की बातों की तस्दीक करता है। इस मेमो में सदर के चीफ एडवाइज़र खबरदार करते हैं कि माफिया की मौजूदगी और हुकूमती एहलकारों के रवैये की वजह से इस शोबे में बदउनवानी को काबू में करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंसदाद बदउनवानी के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम ग्लोबल विटनेस की 2 बरस की तहकीक के मुताबिक सबसे ज़्यादा फ़ायदा तालिबान को हो रहा है। इससे हर साल लाखों डॉलर का फ़ायदा एक मिलिशिया ग्रोह को हो रहा है, लेकिन वो तालिबान को भी अपना हिस्सा देते हैं। बल्कि हमारी मालूमात के मुताबिक इस वक्त 50% से ज़्यादा हिस्सा सीधा तालिबान को जाता है। इस दौरान अफ़गान अवाम उस ख़जाने को खो रहे हैं जो उनकी तरक्की का बायस हो सकता है। जो चीज़ लोगों की खुशहाली का बायस हो सकती है वो इस मुल्क में जंग की आग भड़काने में काम आ रही है। जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ी गईं। जर्मन मैदानों में एशियाई पनाह गुज़ीनों की क्रिकेट, अमरीकी फ़ौजी अफसर मिस अमेरिका बन गईं, और आज सरबीन के अहम मौजू इंडिया में अफ्रीकियों के साथ नस्ली तासुब की खबर जो ऑनलाइन भी बहुत पढ़ी जा रही है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन सबसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करता रहा है। चाहे वो रोबोट्स हों या खुदकार ड्रोन, चीन ने इस मैदान में तेज़ी से तरक्की की है। लेकिन अब उसकी नज़र समंदर पर है।
चीनी साइंसदान एक ऐसी खुदकार आबदोज बना रहे हैं जो कि 11,000 मीटर ज़ेरे आब जा सकेगी, और वो भी खाली नहीं बल्कि लोगों के साथ। नाक़दीन का कहना है कि चीन का ऐसा करना समंदरी हदूद पर अपनी इजारादारी मजबूत करने की तरफ एक और कदम है। ताहम चीनी साइंसदान कहते हैं कि ये सिर्फ तहक़ीक़ी मक़ासद के लिए है। तफसील के साथ आरिफ शमी। इसकी राहगुज़र समुंदर की लहरें हैं। 5,000 टन भारी ये बहरी जहाज़ चीन का समुद्री हदूद पर अपना असर बढ़ाने की तरफ एक और कदम है। वो लोगों को बहरुल काहिर में वाक़या समुंदर की गहरी तरीन जगहों जैसा कि मैरियाना ट्रेंच लेकर जाना चाहते हैं। रेनबो फिश के नाम से एक निजी चीनी कंपनी एक ऐसी आबदोज बना रही है जो कि पानी के अंदर 11,000 मीटर की गहराई तक जा सकेगी। इससे पहले अब तक सिर्फ 2 इंसान बरदार आबदोजें इस गहराई तक जा चुकी हैं, और ये इस आबदोज का नमूना है। इसके डिज़ाइनर्स का कहना है कि इस आबदोज को समुंदर की लहरों के ज़बरदस्त दबाव को झेलने के लिए तैयार करना होगा। वो उसे 2020 तक तैयार करना चाहते हैं। लेकिन चीनी हुकूमत का काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। जालोंग नामी ये जहाज़ पानी के अंदर जाने की भी सलाहियत रखता है। ये जहाज़ 100 से ज़ायद बार ज़ेरे आब जा चुका है, और अब वो एक नया जहाज़ बना रहे हैं जो इससे भी ज़्यादा गहराई तक जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसका मकसद खालिस्तन तहकीक होगा, लेकिन चीन इस वक्त समुद्री हदूद के हवाले से कई तनाज़ों में घिरा हुआ है। कुछ लोगों को तशवीश है कि इनकी नई टेक्नोलॉजी समुंदर में इनकी इजारादारी बढ़ा देगी, लेकिन रेनबो फिश के अमले का कहना है कि उनका प्रोजेक्ट सियासी नहीं है, बल्कि ये एक तजारती मंसूबा है, और उनका कहना है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उन्हें उनका जहाज़ और आबदोज इस्तेमाल करने की एवज़ रकम देंगे। फिलवक्त समुंदर के गहरे तरीन राजों से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया। ताहम इस मैदान में चीन की तेज़ी से पेशरफ्त इन्हें इन राजों को खोलने की सलाहियत दे सकती है। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। कल फिर हाजिर होंगे। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।